अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राहील है और मैं आपको अपने चैनल डिज़ाइन पोरियम में खुशामदीद कहता हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप भी खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह कोरल ड्रा के अंदर एक इमेज को वेक्टर शेप में चेंज कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल सिंपल से स्टेप के साथ। तो बगैर वक्त ज़ाया किए आए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे सामने कोरल ड्रा ओपन है और एक आपको यहाँ पे लोगो नज़र आ रहा होगा लायन का। ठीक है, बेसिकली ये एक सैम्पल लोगो है जिसको मैं आज आपको रीड्रॉ या ट्रेस करके दिखाऊंगा कि आप इजीली इसे कैसे ट्रेस कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक आप चीज़ नोट कर रहे होंगे कि मैंने एक लोगो की यहाँ पे 3 कॉपीज़ बनाई हैं और उनके ऊपर 300 DPI, 150 DPI एंड 72 DPI मेंशन किया हुआ। ठीक हो गया। तो पहला यहाँ पे सवाल जो है वो आपका ये जहन में होगा कि ये 300 DPI, 150 DPI और 72 DPI को यहाँ पे लिखने का और इनके बारे में बात करने का मकसद क्या है। नॉर्मली जो लोग आपको वीडियोस के अंदर बताते हैं कि आप इमेज ट्रेस कर सकते हैं, वो करके भी दिखाते हैं, लेकिन वो आपको ये एक पॉइंट नहीं बताते जिसकी वजह से जब वो अपने वीडियोस के अंदर आपको इमेज ट्रेस करना सिखा रहे होते हैं वो तो बिल्कुल ठीक कर लेते हैं, लेकिन जब आप खुद करते हो तो आपको काफ़ी मुश्किल पेश आती है। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ DPI का इशू होता है। जितने DPI ज़्यादा होंगे आपकी इमेज उतनी ही ज़्यादा शार्प ट्रेस होगी और जितने DPI कम होंगे उसकी शार्पनेस उतनी ही कम होगी। ठीक है। अच्छा, DPI समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिखाता हूँ। बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट क्या है। DPI से मुराद होता है डॉट पर इंच। ठीक है, डॉट पर इंच से मुराद ये है कि अगर आपके पास इंच बाय इंच का एक बॉक्स है तो उसके अंदर कितने डॉट्स लगे होंगे जिसके ज़रिए एक इमेज बना होगा। इमेज जो आपको स्क्रीन पर नज़र आता है या पेपर के ऊपर प्रिंट नज़र आता है वो बेसिकली छोटे छोटे डॉट्स मिलकर एक तस्वीर बना रहे होते हैं। ठीक है, अगर तो ये डिज़ाइन आप डिस्प्ले करते हैं किसी स्क्रीन के ऊपर तो वहाँ पे हम इसे कहते हैं पिक्सल पर इंच, मतलब PPI। अगर हम पेपर पे जाते हैं तो वो हो जाता है DPI। ठीक हो गया। और थोड़ा क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे एक बॉक्स लेता हूँ। ठीक है, और इसको मैं 1 बाय 1 इंचज़ का एक साइज इसे डिफाइन कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब देख सकते हैं मेरे सामने ये इंच बाय इंच का एक बॉक्स है। अगर कोई इमेज 300 DPI के ऊपर बना हुआ है तो उसका मतलब ये है कि ऊपर जो इसकी एक रो है उसके लेफ्ट से लेकर राइट तक एक लाइन के अंदर 300 डॉट्स मौजूद हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे मेरे पास ये एक इमेज है, मैं इसको करीब ले जाता हूँ यहाँ पे ही। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो कोरल ड्रा मुझे नीचे स्टेटस बार के अंदर इसकी प्रॉपर्टीज़ बताएगा कि ये एक इमेज है, इसका नाम ये है, RGB इसका कलर मोड है और इसकी देखें 300 बाय 300 DPI इसकी डॉट पर इंच रेशो है। ठीक हो गया। अच्छा, अब 300 बाय 300 किस तरह, एक डॉट है, ये छोटा सा डॉट है, बहुत ही इसे मैं छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, ब्लैक कर देता हूँ और इसे आउटर में फिल ख़त्म। यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस साइड तक ये आपके 300 डॉट्स होंगे तो फिर ये एक इमेज बनेगा। ठीक हो गया। मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ और इसे डिलीट कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप कंसीडर करें कि लेफ्ट से लेकर राइट तक जो ये मार्जिन है ये 1 इंच का है। ठीक है, तो इसमें अगर हम 10 DPI की बात करें तो पहला ये हमारा डॉट और लास्ट हमारा ये डॉट, टोटल काउंट करें 1 2 3 4 एंड अप टू 10। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे देखेंगे जब 10 की बात होगी तो ये लो रेजोल्यूशन है, इसके अंदर आपको वाइट एरिया शो होगा और एक आपको पिक्सेलेशन शुरू होगी कि यार यहाँ पे ये कोई इमेज नहीं बन रहा। ठीक है, जैसे मैं इसे 20 DPI करूँगा तो ये डॉट्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे और एक शेप बनना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और जैसे ही मैं इसे 30 DPI करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अब एक सॉलिड लाइन बनना स्टार्ट हो गई है। तो ये होते हैं आपके DPIs। मुझे यकीन है यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ये इसको बताने का मकसद ये है ताकि जब मैं इमेज ट्रेस करूँ तो जो चीज़ें आपको लोग नहीं बताते वो आपको यहाँ पे पता चले। ठीक हो गया। अब मैं आ जाता हूँ इस इमेज के ऊपर।
ये मेरा एक इमेज है और इसके अंदर आप एक लाइन का फेस देख सकते हैं। ठीक है, इस पे जब मैं क्लिक करूंगा तो नीचे इसकी प्रॉपर्टीज दे सकते हैं, ये 300 बाई 300 DPI है। और जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो ऊपर मैंने 150 DPI लिखा हुआ है और नीचे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 150 DPI है। नेक्स्ट वन 72 DPI। ठीक हो गया। अगर आप इन्हें क्लोज करके देखें तो ये काफ़ी हद तक शार्प है। इसे मैं करूँ तो ये उससे थोड़ा सा ज़्यादा डल है या लो रेजोल्यूशन है। अगर मैं 72 वाले पे बात करूँ, ये काफ़ी ज़्यादा पिक्सलेट हो रहा है, मतलब डल है उससे भी। ठीक है, अगर तो आपका एक्चुअल साइज 300 DPI होगा तो आपने सिंपली अपने इमेज को क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऊपर एक प्रॉपर्टीज़ बार चेंज हो जाएगी। अभी यहाँ पे पेज की प्रॉपर्टीज़ बार आ रही है, मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आपको एक बार शो हो रही है जिसके अंदर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ट्रेस बिटमैप का। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि आगे एक विंडो ओपन हो जाएगी और उसके आगे 3 ऑप्शन है। एक है क्विक ट्रेस। क्विक से मुराद ये है कि ऑटो सेटिंग्स के ऊपर इस इमेज को ट्रेस कर देगा खुद ब खुद और जो फाइनल रिजल्ट होगा वो हमारे सामने ले आएगा। एक सेंटर लाइन ट्रेस है जिसके अंदर टेक्निकल इलिस्ट्रेशन मिल जाती है और लाइन ड्राइंग आ जाती है। टेक्निकल इलिस्ट्रेशन से मुराद ये है कि जो ये इमेज है उसका सिर्फ हमें लाइन वर्क ये दिखाएगा, ये किस तरह कौन कौन से पॉइंट तक मिला हुआ है। और सेंटर लाइन के अंदर जो दूसरा पॉइंट है लाइन ड्राइंग, इसके अंदर आपको मुख्तलिफ कमांड्स मिल जाती हैं जो कि आपको आउटलाइन ट्रेस के अंदर भी मिलती हैं। ठीक है, तो मैं सिंपली क्लिक कर देता हूँ क्विक ट्रेस के ऊपर। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसने यहाँ पे इसे ट्रेस कर दिया। ठीक है, अब मैं इसे नीचे ड्रैग करके लेकर आता हूँ और यहाँ पे रखता हूँ तो यहाँ पे देखें इसने इस इमेज को ट्रेस कर दिया है। और जैसे ही मैं इसका वायर फ्रेम व्यू देखूंगा तो यहाँ पे ये मेरे पास सारी लाइन वर्क के अंदर आ गया, ये देखें, और बहुत ही शार्प किस्म की इसने ट्रेसिंग की है। ठीक हो गया। मैं वापस इनहेंस मोड में आ जाता हूँ। अब मैं अगर चाहूँ तो इसे अनग्रुप कर सकता हूँ और इसका कलर मैं चेंज कर सकता हूँ ब्लू में, सियान में, ग्रीन में, येलो में, रेड में, जो भी आप कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक आप चीज़ नोट कर रहे होंगे कि जो लाइन के फेस के नीचे वाले टीथ हैं ये छोटे, ये इसके अंदर नहीं आए। ठीक हो गया। इसके अलावा जो इसकी आईज़ हैं वो भी इसके अंदर पूरी नहीं बनी। ठीक हो गया। ये क्यों नहीं बनी? ये इसलिए नहीं बनी कि जो मैक्सिमम उसने ऑटो डिटेक्ट किया उसने उसको ट्रेस करके अपने के सामने ला दिया। ठीक है, मैं अंडू कर रहा हूँ। इसी इमेज को मैं सेलेक्ट करता हूँ, मैं ट्रेस बिटमैप के अंदर जाता हूँ और इसके अब सेकंड ऑप्शन है सेंटर लाइन के अंदर। सेंटर लाइन पे मैं जाता हूँ पहले टेक्निकल इलिस्ट्रेशन में। इस पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो मैंने जैसे आपको बताया था कि ये बेसिकली आपको सिर्फ लाइन देगा कि ये किस तरह बना हुआ है। तो सिंपली यहाँ पे आपको लाइंस शो होंगी। मैं इसे जूम करके दिखाता हूँ तो ये सिंपल लाइंस ही लाइंस हैं। ठीक है, मैं सेंटर लाइन से यहाँ से चेंज कर देता हूँ इसे आउटलाइन में। जैसे मैं आउटलाइन पे क्लिक करूँगा तो नीचे ये शेप अब सॉलिड हो गई है। ठीक हो गया। और मैं जैसे इसे थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ तो अब देखें कि जब मैं इस ऑप्शन के अंदर आया हूँ तो मैंने पहली उसकी ऑप्शन जो ऑटो सेलेक्ट थी लाइन आर्ट में, तो उसने काफ़ी हद तक उसे बहुत बेहतर ट्रेस किया है। उसकी आइज़ भी बना दी हैं और नीचे उसके टीथ भी बना दिए हैं। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पे जो उसके नीचे 3 पॉइंट्स हैं जिसमें हमें डिटेल मिल जाती है, स्मूथिंग मिल जाती है और कॉर्नर स्मूथनेस मिल जाती है, इनकी वैल्यूज़ कुछ ऐसी डिफाइन थी जिन्होंने उसको क्रिस्प एंड क्लियर बनाने में मदद दी। ठीक है, अगर मैं इसकी डिटेल को यहाँ से कम कर दूँ और मैं इसे ले जाऊँ 40 के ऊपर, ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। ठीक हो गया। मैं इसको थोड़ा सा वापस ले आता हूँ और मैं इसे 90 कर देता हूँ और यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा जो इमेज है वो बहुत ज़्यादा क्रिस्प हो गया। ठीक हो गया जी। इसी तरह अगर मैं इसकी यहाँ पे स्मूथनेस को ज़्यादा कर दूँ तो जो हमारे ये क्रिस्प पार्ट हैं वो स्मूथनेस की वजह से ही एक दूसरे के अंदर मिक्स होना शुरू हो गए। स्मूथनेस हमने यहाँ पे इसकी कम रखनी है क्योंकि हमारी जो लाइंस हैं वो काफ़ी एंड पे एजेस उनके शार्प हैं। मैं इसकी स्मूथनेस को 25 वापस कर रहा हूँ। आप हम इसे 20 भी कर सकते हैं क्योंकि हमें इसकी शार्पनेस ज़्यादा चाहिए। ठीक है, कॉर्नर स्मूथनेस से जो इसके कॉर्नर्स एंड पे बन रहे होंगे उसकी स्मूथनेस ज़्यादा होगी कम होगी, हमने इसे 0 पे रखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर हमें कॉर्नर स्मूथनेस नहीं चाहिए। बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए? नन। अगर आप करेंगे
तो पीछे वाइट आ गया है। मैं बैकग्राउंड कलर जो है वही रहने देता हूँ जो ये ऑटो सेलेक्ट कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा इसकी मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, मर्ज एडजेसेंट है और रिमूव ओवरलैप है। रिमूव ओवरलैप करेंगे तो ये थोड़ी सी इनकी वैल्यूज़ को चेंज करेगा एज़ पर इमेज, लेकिन इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है तो यहाँ पे वो कुछ भी शो नहीं कर रहा। ग्रुप बाय कलर ये है कि अगर यहाँ पे मल्टी कलर्स का काम हुआ होता अभी तो यहाँ पे सिर्फ 2 कलर्स में काम हुआ है। अगर यहाँ पे 5-7 कलर्स में काम हुआ होता तो जो कलर आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते, ठीक है, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते थे कलर्स के अंदर से, और नहीं तो आप यहाँ पे सिंपली ग्रुप बाय कलर करते तो जितनी टोन्स उसमें लगी हुई थी उसने हर टोन को अलग अलग अपने ग्रुप में चेंज कर देना था, ठीक है। लाइन आर्ट के बाद यहाँ पे लोगो मिल जाता है। लोगो पे आप क्लिक करेंगे तो इसकी भी वैल्यू थोड़ी सी चेंज है। अब यहाँ पे अगर मैंने लोगो किया है तो उसने लोगो सेलेक्ट करने पे यहाँ पे उसकी आइज़ को दोबारा गायब कर दिया। इसी तरह अगर मैं पेन को जूम करके इसे ऊपर करके दिखाऊं तो यहाँ पे आपको उसके टीथ भी गायब नज़र होंगे। अगर मैं यहाँ पे इसकी डिटेल बढ़ा दूँ तो फिर उसने उसे दोबारा ट्रेस कर लिया। फिर हमारे पास डिटेल लोगो आ जाता है, क्लिप आर्ट है, लो क्वालिटी इमेज है और हाई क्वालिटी इमेज है। ये मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं जिन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये मुख्तलिफ ऑप्शंस के मुताबिक रिज़ल्ट देगा और आप इन पॉइंट्स को चेंज करके या इन पॉइंट्स की वैल्यूज़ के चेंज करके अपने मन चाहे रिज़ल्ट हासिल कर सकते हो, ठीक है। मैं इसे ओके करता हूँ और मैं इसे नीचे ले आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आ गई हमारी एक शेप। ये था हमारा 300 dpi के ऊपर, ठीक हो गया। अब हमारे पास आ गया 158 dpi का विजुअल, ठीक है। विजुअल या इमेज जो भी आप इसे कहना चाहते हैं, जो भी आप रेगुलर रूटीन में इसे वर्ड यूज़ करते हैं। नॉर्मली हम इसे रेस्टर भी कहते हैं और इमेज भी कहते हैं। तो अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, ट्रेस बिट मैप पे जाऊँगा और क्विक ट्रेस करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे जो उसने रिज़ल्ट इसके वक्त पे दिए थे अब वहाँ पे इसने रिज़ल्ट को मिनिमाइज़ कर दिया, कम कर दिया, क्योंकि इसके DPIs बहुत कम है, ठीक हो गया। यहाँ पे हमें कमांड वर्क करनी पड़ेगी। ट्रेस बिट मैप के अंदर हम जाएंगे आउटलाइन में और यहाँ पे हम लाइन आर्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। मैं जूम कर लेता हूँ यहाँ पे और उसी तरह हम यहाँ पे जब इसकी डिटेल की वैल्यू बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ बदलने की सूरत में चीज़ें बनना स्टार्ट हो गई हैं। यहाँ पे मैं इसकी स्मूथिंग जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा कर दूंगा, अराउंड 30 कर लेते हैं सिंपली। इसे मैं 90 कर लेता हूँ और इसकी कॉर्नर स्मूथनेस जो है मैं कर लेता हूँ 10, ठीक है। अब मैं इसे करता हूँ ओके। अब जैसे मैं इसे नीचे लेकर आऊँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक कलर का एडिशन हो गया है, वो कलर है ग्रे, ठीक है। अगर हम इस पहले वाले में देखें तो यहाँ पे ये वाइट था। क्यों? यहाँ पे पिक्सल रेजोल्यूशन कम थी जिसकी वजह से उसको टाइम लगा चीज़ों को समझने में और उसने उसके मुताबिक हमें रिज़ल्ट डिफ़ाइन किया, ठीक है। अगर आप इसके टीथ देखें तो टीथ के अंदर यहाँ पे छोटे छोटे उसने और ग्रे कलर के बॉक्सेस ऐड कर दिए, ठीक है। तो ये इफ़ेक्ट डालता है आपके DPIs के मुताबिक आपके इमेज की वेक्टर इलस्ट्रेशन के अंदर, ठीक हो गया। इसी तरह अगर मैं सेलेक्ट यहाँ से कर लेता हूँ 72 DPI वाले को और इस पर मैं सिंपली यहाँ पे तो क्विक ट्रेस काम ही नहीं करेगा। मैं करके दिखा देता हूँ। मैं क्विक ट्रेस पे क्लिक कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं बना। ये एक बहुत ही भद्दी सी ड्राइंग हमारे सामने आ रही है, ठीक है। और मैं इस पर आउटलाइन ट्रेस चला देता हूँ और यहाँ पे आके मैं डिटेल लोगो पे क्लिक कर देता हूँ या लाइन आर्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे क्योंकि पिक्सल बहुत कम है मैं इसकी डिटेल थोड़ी बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैक्सिमम मैं इसकी 100 पे चला गया, स्मूथिंग इसकी मैंने ज़्यादा कर ली, 49 पे चले गए, 74 पे चले गए और कॉर्नर स्मूथनेस पे चले गए, ठीक है। ये मुख्तलिफ ही हमें शेप बना के दे रहा है लेकिन हमारा एग्जैक्ट वो विजुअल नहीं बन रहा है यहाँ पे, ठीक हो गया। तो इसके लिए जो आपको यहाँ पे फाइनल रिज़ल्ट मिलेंगे, जो बेस्ट टेस्ट रिज़ल्ट होंगे, आपने उसे सिलेक्ट कर लेना है या आपने यहाँ पे चेंज कर देना। मैंने ये डिटेल लोगो है, यहाँ पे मैं सबसे जो लास्ट वाला है हाई क्वालिटी इमेज, मैं इसे क्लिक करता हूँ तो हम देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या है, ठीक है। मैं इस पर ओके कर देता हूँ
तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारे पास इमेज है वो इस शेप में हमें वेक्टर की फॉर्म में मिला। ठीक है, ये इफेक्ट करता है हमारे डीपीआईस की बेस के ऊपर कि हम कितने डीपीआईस की इमेज को वेक्टर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, जब भी हमारे पास लो रेजोल्यूशन के इमेजेस होंगे तो वहाँ पे हमको बाद में मैन्युअली इसको बीजियर टूल के साथ और शेप टूल के साथ सेट करना पड़ा करेगा। लेकिन इमेज ट्रेस एक बहुत ही पावरफुल टूल है अगर आपके पास अच्छे रेजोल्यूशन के इमेजेस हों। ये वो बात है जो आपको कोई भी अपनी वीडियो के अंदर नहीं बताता, क्योंकि उन्होंने अपनी वीडियो के अंदर इस चीज़ को हाइड किया होता है। लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता चले कि यार जब हम नेट पे वीडियोस देखते हैं लेकिन जब अप्लाई करते हैं तो हमारा वो अप्लाई वाला मेथड पूरी तरह काम क्यों नहीं करता। उसकी सिर्फ यही वजह है कि जब लो रेजोल्यूशन इमेज होगा उसके ऊपर ये इमेज ट्रेस बहुत अच्छा काम नहीं करेगा, उस पर आपको मैन्युअली उसको थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। अगर वो एक्चुअल डीपीआई पे या मैक्सिमम 300 डीपीआई के ऊपर बिल्ड हुआ होगा तो उस पर वो परफेक्ट काम करेगा। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको इमेज ट्रेस की समझ आ गई होगी कि ये जो पावरफुल टूल हमें कोरलड्रा ने दिया है, हम अपनी यहाँ पे ट्रेसिंग स्पीड बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसके साथ हमारे पास एक पॉइंट जो हमने हमेशा सामने रखना है वो ये कि हम जिस इमेज के ऊपर इमेज ट्रेस की कमांड को अप्लाई कर रहे हैं वो हमारे पास मैक्सिमम रेजोल्यूशन का होना चाहिए, नहीं तो उसको मैन्युअली हमें ट्रीट करना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट विजुअल की तरफ। इसी तरह हमारे पास ये एक सिलवट है। ठीक है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, बेसिकली ये 300 डीपीआई के ऊपर बना हुआ है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ और उसे मैं ट्रेस बिटमैप करके क्विक ट्रेस करता हूँ तो क्विक ट्रेस के अंदर भी हमें ये मैक्सिमम बेहतरीन रिजल्ट देगा। लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो इसने जो बेबी का ये वाला पार्ट था, जो उसकी हिप वाला पार्ट था, उसने इसको मिस कर दिया। ठीक है, तो बाज़ औक़ात 300 डीपीआई के ऊपर भी जो विजुअल्स बने होते हैं उनके अंदर भी थोड़ा सा ये इशू आ जाता है। उसके लिए आपने सिंपली जब इमेज ट्रेस करना है तो आपने आउटलाइन ट्रेस के अंदर डिटेल लोगों की कमांड को सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, अब जब से ही उसने उस पर काम किया है तो यहाँ पे जो बच्चे का हिप वाला पार्ट है वो साथ में उसने प्रॉपर ट्रेस किया। मैं यहाँ पे इसकी डिटेल जो है बढ़ा रहा हूँ, 51 तक ले गया। मैं इसे 75 कर देता हूँ मैक्सिमम। स्मूथिंग मैं उसकी सेम रखता हूँ, 25 बहुत है मेरे लिए। पेन के साथ मैं इसे जूम करके दिखाता हूँ। ऊपर हार्ट की शेप देखें, बहुत क्रिस्प है। और कॉर्नर स्मूथनेस जो है मैं इसे 0 रखता हूँ, बाकी मैं रिमेनिंग सेम रखता हूँ और मैं इसे यहाँ पे ओके कर देता हूँ। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से इमेज पे काम कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको मुख्तलिफ इमेज टाइप्स को ट्रेस करने के लिए ऑप्शंस मिल जाती हैं। आपने इनको ड्रॉप डाउन के अंदर सेलेक्ट करना है और देखते रहना है। जहाँ पे आपकी तसल्ली होगी आपने वहाँ पर अपने इमेज को फाइनल कर देना। ठीक हो गया, मैं इसे ओके कर देता हूँ और इसे मैं नीचे रख के अगर आपको दिखाऊँ तो ये देखें, हमारा हार्ट बहुत क्रिस्प है, शेप बहुत क्रिस्प है, एवरीथिंग हमारा बहुत ही क्रिस्प एंड क्लियर है। ठीक है, अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाहूँ तो मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, और कोई भी कलर इसमें दे सकता हूँ। अगर मैं इसका व्यू फ्रेम देखता हूँ वायर फ्रेम के ज़रिए तो ये सारा हमारे पास लाइन वर्क के अंदर है और ये हमारे पास इमेज है। ठीक हो गई। इसी तरह मैं वापस इनहैंस मोड में आ गया, इसे जूम कर रहा हूँ। अब यहाँ पे ये 300 dpi था, ये उससे 50 dpi मतलब बहुत ही कम dpi पे। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और ट्रेस बिटमैप में जाके आउटलाइन ट्रेस करते हैं और यहाँ पे मैं डिटेल लोगो लेता हूँ, अब सेम कमांड के ऊपर अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे बच्चे की आइज़ जो है वो भी गायब है, उसके लिप्स भी नज़र नहीं आ रहे। ठीक है, जो हमारा ऊपर हार्ट की शेप है वो भी यहाँ से मर्ज हो गई है, सिंपल है, और नीचे से भी क्लियर नहीं। यहाँ पे आपने हाई क्वालिटी इमेज को सिलेक्ट करना है और इसकी डिटेल को मैक्सिमम बढ़ा देना। मैक्सिमम बढ़ाएंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको इफेक्ट आ सकता है कि यहाँ पे आपकी जो एजेस हैं वो इस तरह थोड़े से क्लटर हो सकते हैं, तो आपने इसकी डिटेल है वो 90 पे फिक्स रखनी है। ठीक हो गया। इसी तरह मैं इसकी स्मूथनेस जो है
कर देता हूँ 15। ठीक है, 15 मैंने की तो ये इसके कर्व्स काफ़ी बेहतर हो गए, इसकी आइज़ वापस आ गई। इसे मैं नीचे करता हूँ तो ऊपर से हार्ट भी ठीक हो गया। मैं इसे 10 कर देता हूँ। ठीक है, और मैं इसे ओके कर लेता हूँ। अब अगर आप यहाँ पे इसकी ये शेप को देखते हैं तो ये काफ़ी हद तक हमें उसने बेहतर रिजल्ट दे दिए, क्योंकि ये इमेज बहुत लो रेजोल्यूशन था। जो आपको मैन्युअली टाइम स्पेंड करना पड़ना था बीजियर टूल और शेप टूल के साथ इसे सिलेक्ट करके बनाने का, इसने आपको वो चीज़ विदिन 2 मिनट्स के अंदर बना के दे दी। अब यहाँ पे माइनर सी टचिंग है जो आप यहाँ पे इसे डिलीट कर दें, इसको इसके साथ वेल्ड कर दें। ठीक है, इस पार्ट को इसका पार्ट को पकड़ के इसके साथ वेल्ड कर दें, इसे पकड़ें इसके साथ वेल्ड कर दें। मतलब जो जिसका पार्ट है आप उसका वेल्ड कर दें। ये थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आपका वो इमेज क्लियर हो जाएगा एज इट इज़, जिस तरह का आप चाह रहे हैं। ठीक हो गया। इसी तरह मैं थर्ड विजुअल पे आ जाता हूँ। यहाँ पे 300 पे हमारे पास ये इन्फोग्राफिक बलून है। मैं अगर इसे क्लिक करता हूँ और ट्रेस करता हूँ और क्विक ट्रेस करता हूँ तो यहाँ पे इसने बहुत ही प्यारा ट्रेस किया है हर चीज़ को। लेकिन जो एरिया ग्रेडियंट के अंदर बना हुआ था, मतलब ऊपर की तरफ एक लाइट येलो और नीचे की तरफ ओकर येलो की तरफ टोन जा रही है, वहाँ पे इसने उसको ग्रेडियंट्स में कन्वर्ट नहीं किया। और कभी भी इमेज ट्रेस कमांड आपको ग्रेडियंट्स के अंदर फैसिलिटेट नहीं करेगी, वो आपको मैन्युअली सेट करने पड़ेंगे। किस तरह? इसने इसको ट्रेस कर दिया, मैं इसे नीचे लेके आ रहा हूँ, अनग्रुप करूँगा इस ऑब्जेक्ट को और इस ऑब्जेक्ट को मैं पकड़ता हूँ, दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, वेल्ड कर दिया, एक हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे ग्रेडियंट मैन्युअली अप्लाई करना पड़ेगा। मैन्युअली अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पे ग्रेडियंट फिल टूल ले रहा हूँ, ऊपर से नीचे की तरफ मैंने ग्रेडियंट लिया, सिलेक्ट किया और इसको मैंने आई ड्रॉप के जरिए जो ऊपर कलर था वो पिक किया और नीचे वाले पार्ट में आई ड्रॉपर के जरिए जो नीचे कलर था उसे क्लिक किया तो मेरे पास वही कलर आ गया जो इमेज के अंदर था। तो आपको इस तरह इनको ट्रीट करना पड़ेगा थोड़ा सा ग्रेडियंट के मामले के अंदर। ठीक है, जब 150 डीपीआई पे आप बात करते हैं, अब यहाँ पे आप आगे जब आउटलाइन में जाएंगे और डिटेल लोगो इसकी करेंगे, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो पीछे वाइट पार्ट था या छोटे छोटे साइड्स पे ये एक लाइंस बनी हुई थी, उसने उसको यहाँ पे शो नहीं किया। ठीक हो गया। उसके लिए आपने सिंपली इनकी डिटेल को बढ़ा के देख लेना। मैंने 90 किया तो ये वापस आ गई, लेकिन यहाँ पे इनकी स्मूथनेस जो है वो थोड़ी सी इफेक्टेड है। मैं इसकी स्मूथनेस को थोड़ा सा कम कर देता हूँ और मैं दोबारा इसका व्यू लेता हूँ तो काफ़ी हद तक इसने उसको बेहतर कर दिया। लेकिन बेहतर ये है कि हम इसे हाई क्वालिटी इमेज में ट्रेस कर लेते हैं। जैसे मैं इसे हाई क्वालिटी इमेज में ट्रेस करूँगा तो अब इसने इसके अंदर हमें वाइट कलर भी शो किया है और जो ग्रेडियंट के पार्ट हैं वो भी ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, लेकिन हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसे ओके करेंगे, मैं इसे नीचे लेके आ रहा हूँ, उसी तरह मैंने इसे अनग्रुप किया। ये जो वाइट पार्ट एक्स्ट्रा है, ठीक है, ये वाला मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ पे ये बादलों के अंदर भी है, मैं डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, ये छोटी सी हमें यहाँ पे माइनर करेक्शन करनी पड़ेगी, वेल्ड करना पड़ेगा, वो मैंने कर दिया, इसे मैंने वेल्ड कर दिया। ठीक है, अब इसी तरह हमें इन ग्रेडियंट्स को दोबारा 1 बाय 1 पकड़ के एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और सिंपल वही कलर जो मैंने यहाँ पे ग्रेडियंट आपके सामने बनाया था वो आप दोबारा बना लेंगे। अभी के लिए मैं सिंपली इसकी कॉपी प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे ये कलर ले रहा हूँ, ये मेरे पास कलर बन गया। ठीक हो गया। 72 DPI के ऊपर जाएंगे तो आपके सामने रिजल्ट है। जैसे ही इसे आप आउटलाइन में जाके हाई क्वालिटी इमेज करेंगे तो रिजल्ट आपके सामने ये है। अब यहाँ पे भी एक कलर न्यू ऐड हो गया, क्रिस्पनेस ख़त्म हो गई। ठीक है, अब इसे मैक्सिमम जितना भी कर लें, स्मूथनेस बढ़ा लें या इसकी स्मूथनेस कम कर लें, जहाँ पे आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिलता है आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं और ओके कर सकते हैं और मैन्युअली बाद में आप इसे सेट कर सकते हैं। बात वही है, जितने DPIs अच्छे होंगे आपकी फाइनल प्रोडक्ट उतनी ही अच्छी होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक इमेज ट्रेस कमांड की समझ आ गई होगी कि इमेज ट्रेस किस तरह काम करता है और DPIs क्या होते हैं। ठीक है, ये कुछ थ्योरी थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था कि जब मैं आपको बताऊं कि आप इस इमेज ट्रेस को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह इजीली किसी भी रेस्टर को वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आपको ये थ्योरी का पता होना ज़रूरी है। मैं नहीं चाहता
कि मैं जो सिखाऊं जब आप उसे प्रैक्टिकल करें और आप रेस्टर को चेंज करें वेक्टर के अंदर, तो आपको वो डिफ़िकल्टीज़ सामने आए जो नॉर्मली वीडियोस को देखने के बाद और आज जब आप प्रैक्टिकल करते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से आपको फेस करना पड़ती हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो समझ आ चुकी होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें ताकि जैसे ही मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अपने आने वाली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।